गुड आफ्टरनून एवरीवन। हाउस जोश। चलो ऑडियो का वीडियो, वीडियो का ऑडियो, सब बराबर क्या दोस्त? हम कंपोजिशन स्कीम पढ़ रहे थे। फटाफट से 5 मिनट लगेंगे कंपोजिशन को एक बार रिवाइज कर देते हैं। 5 मिनट से ज्यादा कंपोजिशन को रिवाइज करने में आपको नहीं लगना चाहिए। सर क्या था हमारा कंपोजिशन स्कीम? सर फटाफट से दो स्कीम रहती है, एक होती है 10-1 वाली स्कीम और एक रहती है हमारी 10-2A वाली स्कीम। सर जो 10-1 वाली स्कीम है उसमें हमने देखा था, बताओ क्या, कि अगर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर कितना है, 150 लाख, तो सर करंट फाइनेंशियल ईयर में आप कंपोजिशन ले सकते हो, कब तक ले सकते हो? 150 लाख तक ले सकते हो। सर कंपोजिशन का स्पेशल रेट है, फटाफट से सर कौन सा स्पेशल रेट है? 3 लोग है, मैन्युफैक्चरर अलग, रेस्टोरेंट अलग, ट्रेडर अलग। मैन्युफैक्चरर के लिए 1% ऑफ टर्नओवर इन दी स्टेट, एग्रीगेट टर्नओवर और टर्नओवर इन दी स्टेट में जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि टर्नओवर इन दी स्टेट में वो टर्नओवर काउंट नहीं होता जब तक आप रजिस्ट्रेशन के दायरे में हो। सर मैन्युफैक्चरर 1% ऑफ टोटल, रेस्टोरेंट 5% ऑफ टोटल, टैक्सेबल पे भी दो और एग्जेम्प्ट पे भी दो। और सर जो ट्रेडर है वो 1% ऑफ टैक्सेबल। बोलो बात क्लियर है क्या? सर वो मैन्युफैक्चरर कंपोजिशन ले ही नहीं सकता, कौन सा वाला? एरेटेड वाटर्स, टबैको, आइसक्रीम, मैन्युफैक्चरर नॉट ट्रेडर। क्या ट्रेडर ले सकता है? हाँ सर वो तो ले सकता है। क्या कंपोजिशन वाला सर्विसेज दे सकता है? तो हमने बोला गुड्स वाला सर्विसेज दे सकता है। सर कितनी सर्विसेज? 10% ऑफ द टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर और 5 लाख विच एवर इज हायर। ठीक है, मैंने आपको ग्रुप पे एमसीक्यू क्वेश्चन भी भेजे, देखो क्या करा करो, जैसे ही अपना चैप्टर हो जाए, जैसे ही अपना चैप्टर हो जाए मॉड्यूल के एमसीक्यू क्वेश्चन देख लिया करो। मैं कराऊंगा उसकी दिक्कत नहीं है, मैं तो सब करा दूंगा, पर आपका दिमाग भी चलना चाहिए। जितनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा। ठीक है, तो सर 10% ऑफ टर्नओवर और 5 लाख विच एवर इज हायर। अगर आपने ज्यादा दे दिया तो सर आप फिर कंपोजिशन से क्या हो जाओगे? आउट हो जाओगे। सर ओ सर, क्या सर्विसेज वाला भी कंपोजिशन ले सकता है? हाँ सर। सर्विसेज के लिए स्कीम कौन सी राजा मेरे? 10-2A। तो 10-2A वाली स्कीम ऐसा बोलती है कि अगर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर 50 लाख तक है तो आप करंट फाइनेंशियल ईयर में कंपोजिशन ले सकते हो। कितने तक ले सकते हो? 50 लाख रुपए तक ले सकते हो। सर सर्विसेज के लिए रेट कितना है? 6%, 3% CGST और 3% SGST। क्या सर्विसेज वाले गुड्स दे सकते हैं? हाँ सर सर्विसेज वाले गुड्स दे सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और यहां पे भी वो 20 लाख वाला पॉइंट तो लगेगा। बोलो इतनी बात क्लियर है? सर फिर हमने देखा था कि कौन कौन कंपोजिशन ले ही नहीं सकता। अगर इंटर स्टेट सप्लाई करते हो तो भूल जाओ कंपोजिशन। ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई करते हो तो भूल जाओ कंपोजिशन। पर ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अगर इंट्रा स्टेट कर रहे हो तो आप कंपोजिशन ले सकते हो। हाँ सर 100% ले सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ एनरोलमेंट नंबर। बोलो बात क्लियर है क्या? सर फिर उसके बाद हमने देखा था अगर मैन्युफैक्चरर है ऑफ टबैको, आइसक्रीम, पान मसाला, नहीं ले सकता। या मैन्युफैक्चरर ऑफ फिर ब्रिक्स, बिल्डिंग ब्रिक्स, सिमिलर सिलिशियस अर्थ, रूफिंग टाइल, यहाँ पे भी कंपोजिशन नहीं ले सकते। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन भी कंपोजिशन नहीं ले सकता। सर कंपोजिशन वाले को टैक्स इनवॉइस इश्यू करना रहता है या बिल ऑफ सप्लाई? बिल ऑफ सप्लाई। ठीक है, बोलो बात क्लियर है क्या? ठीक है, अब सर सुनो ध्यान से। विड्रॉल ऑफ कंपोजिशन बाद में करें डिस्कस, है ना, कर लूंगा मैं। विड्रॉल ऑफ कंपोजिशन, यार हमने सिंपल सी स्कीम पढ़ी है। PA5 में कितना? 175 और 50। ये तो आपको मालूम है ना, कहाँ 150, कहाँ 75 और कहाँ 50। सर्विसेज में कोई भी स्पेशल कैटेगरी वाला नियम नहीं है। तो आप करंट फाइनेंशियल ईयर में कब तक दे सकते हैं? ठीक है,
जैसे ही करंट फाइनेंशियल ईयर में क्रॉस हो गया, तो सर क्रॉस हो गया तो बताना पड़ेगा ना, वरना पता कैसे चलेगा? या तो क्रॉस हो गया, या तो आपने कंडीशन ही वायलेट कर दी, आप क्या करने लग गए, इंटरस्टेट, या तो आपकी जो सर्विस की लिमिट है वो लिमिट क्या हो गई, क्रॉस हो गई। तो सर अब आप कंपोजिशन में बने रहोगे कि आप कंपोजिशन से टाटा बाय बाय? सर कंपोजिशन से टाटा बाय बाय। सर पर बताना तो पड़ेगा ना, तो आपको 7 दिन के अंदर अंदर बताना पड़ता है। कितने दिन के अंदर अंदर? 7 days ऑफ ऑकरेंस ऑफ इवेंट। जिस दिन ये घटना हुई, जिस दिन 150 लाख क्रॉस करे, जिस दिन 75-50 क्रॉस करे, या सर्विसेज की लिमिट ज्यादा हो गई, या आपने इंटर स्टेट चालू कर दिया बेचना, तो जैसे ही घटना हुई उसके 7 दिन के अंदर अंदर आपको बताना पड़ेगा गवर्नमेंट को। क्या बताना पड़ेगा? कि सर अब हम कंपोजिशन स्कीम से बाहर हो रहे हैं। और जैसे ही बाहर हो रहे हैं तो फिर बढ़िया आपके ऊपर क्या लग जाएगी? बोलो, बात क्लियर है क्या? सर एक बात बताओ, अगर हम कंपोजिशन से बाहर हो रहे हैं, अब किस में जा रहे हैं? नॉर्मल। क्या हमें आईटीसी मिलेगा? हाँ, ठीक है। आईटीसी वाले चैप्टर में बताऊंगा, अभी ये उम्र का सही पड़ाव नहीं है बताने जैसा। आईटीसी का जब आएगा चैप्टर, पर आपका दिमाग अभी चलना चाहिए। अभी किसी ने डाउट नहीं पूछा, सर कंपोजिशन से नॉर्मल में जा रहे हैं, आईटीसी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? 100% मिलेगा, क्योंकि नॉर्मल में तो आईटीसी मिलेगा ना। अच्छा, क्या पूरा पूरा मिलेगा कि सर प्रोपोर्शनेट बेसिस पे जो बचा कुछ है उतना मिलेगा? यू आर दी लॉ मेकर। क्या पढ़ाना तुमको जीएसटी, ये लगाना बस, ये यही सिखाना है मेरे को आखिरी तक कि सर प्रोपोर्शनेट बेसिस पे आपको क्या मिलेगा, आईटीसी मिलेगा। पर सर आपको स्टॉक की डिटेल तो देनी पड़ेगी ना, तो सरकार बोलती है स्टॉक की डिटेल आप दे दो विद इन 30 days। ठीक है। तो जब हम आईटीसी वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो आईटीसी वाले चैप्टर में हम ये भी सीखेंगे कि जैसे ही आप कंपोजिशन से नॉर्मल में आए तो आपको कितना आईटीसी मिलेगा, प्रोपोर्शनेट कैसे करना है, और सरकार को स्टॉक की डिटेल देनी पड़ेगी कितने दिन के अंदर अंदर, 30 दिन के अंदर अंदर। ठीक है। जीएसटी लॉ इज सो सिंपल, बहुत सिंपल है, कुछ कॉम्प्लिकेशंस है ही नहीं इसमें। बस आपका थोड़ा लॉजिकल माइंड चलना चाहिए, और तो पूरा बच्चों जैसा लॉ है। इनफैक्ट मैंने बहुत सारे आपको कल प्लेलिस्ट भेजा था, वो प्लेलिस्ट इतनी जोरदार है, अगर जीएसटी किसी ने एक बार भी नहीं पढ़ा, एक बार हाथ भी नहीं लगाया जीएसटी को, फिर भी वो देख के चला जाएगा ना, तो उसके 50 में से 25 नंबर पूरे। ठीक है, इतना मेरे को मेरे पे कॉन्फिडेंस। ठीक है। तो अगर जैसे ये चैप्टर हो गया, कुछ दिनों के बाद आपको याद नहीं आ रहा है कंपोजिशन क्या थी, फटाफट से डबल स्पीड, और मैं डबल स्पीड में मेरे को समझ में आता है, मैं मेरा लेक्चर खुद भी देखता हूँ। तो मैं पहले देखता हूँ यार साहिल 1 पे तो बहुत स्लो हो गया, फिर मैं खुद डबल करता हूँ, तो डबल स्पीड में देख लिया, वापस से कंपोजिशन क्या हो गया, रिकॉल हो गया। ठीक है। तो ऐसे करके जो पास के रिवीजन लेक्चर है ना, देखो आप पुराना पूरा पूरा लेक्चर तो देख नहीं सकते, तो जैसे सप्लाई हो गया, फटाफट से डबल स्पीड में क्या देख लिया, रिवीजन देख लिया, तो पूरा चैप्टर आपको ग्रैस्प हो जाएगा, हाँ हाँ ये वाली बातें हमने पढ़ी थी। ठीक है। बोलो, बात क्लियर है क्या? तो सर स्टॉक की डिटेल कितने दिन में देनी है राजा? 30 दिन के अंदर अंदर देनी है। एक और चीज हो सकती है, फॉर सपोज करो, हाँ कीर्तन, बेटा कीर्तन की शक्ल बस भोली है, बहुत तेज है ये, मैं आपको क्या बताऊं, बहुत तेज है। कीर्तन का प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर था 160 लाख। कितना था? क्या ये करंट फाइनेंशियल ईयर में कंपोजिशन ले सकता है? नहीं। पर करंट फाइनेंशियल ईयर में कीर्तन ने बताया क्या ली, कंपो। इसने बोला भाई, विधायक है चाचा, इसने बोला भाई जो होगा देखेंगे, जो होगा देख। यार ये वैसी ही बात है कि बहुत बार क्या हुआ ना, बच्चे पेपर लिख के आते, जैसे ही जीएसटी का पेपर और पहला पेपर हुआ तो मेरे पास 3-4 लड़कियों का फोन आया, बिल्कुल खतरनाक, आंखों में ऐसे आंसू ही नहीं रुक रहे। मैंने बोला बेटा क्या हुआ? बोले सर पेपर तो बहुत अच्छा गया, पर मैं एमसीक्यू पेन से मार्क करके आई। मैं बोला यार बेटा ये इतना रिस्क? बोले सर अब करूँ तो करूँ क्या?
बोले सर समझ नहीं आ रहा है, ब्लैक कलर की पेन थी उससे मैंने एमसीक्यू मार्क करे, अब आंसर चेक होगा यहाँ नहीं। ये ऐसे लोग हैं कि देखेंगे भाई, लेके देखते हैं रिस्क, अगर पता चल गया प्रॉपर ऑफिसर को तो तब का तब देखेंगे, अभी तो क्या ले लो कंपोजिशन। भाई अगर प्रॉपर ऑफिसर को पता चला तो प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा बेटा, बोले शाबाशी देगा कि बेटा बोलेगा राजा ये तुमने कहां से ले ली कंपोजिशन, आप तो कंपोजिशन के लिए एलिजिबल ही नहीं थे, और फिर भी आप तो मजे ले रहे हो उस छोटे रेट के, आपने कंपोजिशन लिए, तो आपका ये कंपोजिशन वाला रजिस्ट्रेशन कैंसिल करेगा। और आपको कौन सा रजिस्ट्रेशन देगा, नॉर्मल। क्या सर ये रेट्रोस्पेक्टिव भी हो सकता है, हाँ राजा ये रेट्रोस्पेक्टिव भी हो सकता है। और अब पता है क्या होगा, क्योंकि नॉर्मल में हो तो पुराने सबका वापस से टैक्स कैलकुलेट होगा, इंटरेस्ट भी आएगा और पेनल्टी प्रोविजंस भी लग जाएंगे। ठीक है, तो प्लीज प्रॉपर ऑफिसर के साथ खेल मत करना। अगर कंपोजिशन के लिए एलिजिबल हो तभी लेना, अगर एलिजिबल नहीं हो और वहां पे पता चल गया तो फिर सर प्रॉपर ऑफिसर आपके रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करेगा कंपोजिशन वाले को, और फिर आपको हार पहनाएगा कौन सी स्कीम का, नॉर्मल स्कीम का। और जैसे ही नॉर्मल स्कीम का हार पहनाया तो स्टॉक की डिटेल दे देना कितने दिन के अंदर अंदर, 30 दिन के अंदर अंदर। पेनल्टी प्रोविजन के लिए ज्वाइन करें सीए फाइनल की क्लासेस, इंटर लेवल पे पेनल्टी प्रोविजंस हैं, एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, क्या नहीं, पेनल्टी बस लिखी हुई है कि पेनल्टी विल बी लेविएबल अंडर सेक्शन ये, पर पेनल्टी सेक्शन 73 सेक्शन 74 अभी उसके ऊपर मत जाओ, सारी चीजें अभी पढ़ लोगे तो फिर मेरी कीमत ही क्या होगी फाइनल में। ठीक है, तो 73 74 पीनल प्रोविजंस के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अभी जब जब हम बोले ना पेनल्टी तो दो सेक्शन याद रखना, एक सेक्शन 73 और एक सेक्शन 74। 73 इज अदर देन फ्रॉड, दिस इज व्हाट अदर देन फ्रॉड, और 74 कब लगता है, जब फ्रॉड। ठीक है, अगर आपका इंटेंशन बोनाफाइड, इंटेंशन मैलिफाइड नहीं है तो कौन सा सेक्शन का नोटिस आता है, 73। पर आप थे ही चोर, आपने जानबूझ करके ऐसा प्रोविजन करा, जानबूझ करके टैक्स की चोरी करी, तो कौन सा सेक्शन लगता है, 74। ठीक है, तो कभी कभार मैं सेक्शन 73 और 74 यूज करूं तो समझ जाना सेक्शन 73 और 74 इंटर के कोर्स में नहीं है, फाइनल के कोर्स में है। फाइनल भी आपको मेरे से ही पढ़ना है, और फाइनल में हम सीखेंगे क्या, 73 और 74। ठीक है, बोलो बात क्लियर है क्या, पक्का। चलो, तो सर प्रोविजन बड़ा सिंपल सा, क्या क्या देखा अभी हमने कि कब आप कंपोजिशन क्या कर सकते हो, विड्रॉ। सर क्या खुद से भी विड्रॉ कर सकते हैं, हाँ भाई खुद से भी विड्रॉ कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं चाहूं तो खुद से भी कंपोजिशन विड्रॉ कर सकता हूं, क्योंकि कंपोजिशन स्कीम इज वॉलेंटरी नॉट मैंडेटरी। ठीक है, अच्छा एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि जब भी इंसान कंपोजिशन लेता है ना तो दो बातें, एक तो होगा नया पर्सन और एक पुराना चावल। पुराना चावल मतलब कौन, रजिस्टर्ड पर्सन। अगर न्यू पर्सन है, फॉर सपोज करो क्या नाम था तुम्हारा, अभिषेक, अभिषेक का 20 लाख का टर्नओवर क्रॉस हो गया, अभिषेक मेरे पास आया, बोले सर जीएसटी नंबर चाहिए। मैंने बोला हाँ हाँ सही जगह पे आए हो तुम। मैंने बोला देखो अभिषेक कौन सी स्कीम लोगे, इसने बोला सर देखो अभी तो अपन छोटे हैं तो कौन सी लेंगे, कंपोजिशन। भाई तुम कौन हो, पर्सन कंपोजिशन ले सकता है, हाँ सर न्यू पर्सन कंपोजिशन ले सकता है जब वो रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन फाइल करेगा ना, तभी वो बता देगा कि मेरे को कौन सी स्कीम लेनी है, कंपोजिशन लेनी है, और तुम्हारे पे कौन सी एप्लीकेशन लग जाएगी, कंपोजिशन वाली एप्लीकेशन लग जाएगी। ठीक है, पर सर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो, ऑलरेडी क्या हो आप रजिस्टर्ड, और आप नॉर्मल स्कीम में हो, कौन सी स्कीम में हो, आप चाहते हो कहां जाना, कंपोजिशन। तो यार सरकार बोलती है देखो कंपोजिशन तो हम आपको दे देंगे, पर हम आपको ऐसे बीच में से कंपोजिशन नहीं देंगे, हम आपको कंपोजिशन देंगे प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत से। मतलब अगर कंपोजिशन लेना है तो ऐसे बीच में से कंपोजिशन नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल अभी कौन सा चल रहा है, 2024-25। अब अगर कोई क्लाइंट मेरे को फोन लगा के बोल रहा है कि सर हम ऐसा चाह रहे हैं
कि अगले क्वार्टर से कंपोजिशन ले लें, तो हम बोलेंगे देख बेटा क्लाइंट 24-25 चल रहा है और तुम ऑलरेडी कौन सी स्कीम में रजिस्टर्ड हो, अब बीच में से आपको कंपोजिशन में शिफ्ट होने का मौका नहीं मिलेगा। अब कंपोजिशन लेना है तो कहां से लो, पर इसकी एप्लीकेशन कब कर देना सर, 1 अप्रैल 2025 से पहले पहले क्या कर देना, एप्लीकेशन कर देना। तो 25-26 से आप कौन सी स्कीम में आ जाओगे, कंपोजिशन में आ जाओगे। बोलो बात क्लियर है क्या? तो जब हम राजा रजिस्ट्रेशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो रजिस्ट्रेशन वाले चैप्टर जो हमारा थोड़ा बहुत छूटा हुआ है ना, वहां पे ये सारी बातें भी देखेंगे कि मैं आपको पूरा पोर्टल पे लेके जाऊंगा। फिर पोर्टल ऑप्शन देता है कि नॉर्मल में जाना है, कंपोजिशन में जाना है, टीडीएस वाला रजिस्ट्रेशन लेना है, ये सारे ऑप्शन कौन देता है आपको, जीएसटी पोर्टल देता है। ठीक है, बोलो बात क्लियर है क्या, पक्का? चलो यार 2 मिनट है ना, मैं आपको 2 मिनट पोर्टल के दर्शन करा ही देता हूं ना। ठीक है, ऐसे ही 2 मिनट थोड़ा बहुत नॉलेज आपको जीएसटी पोर्टल का होना चाहिए। ठीक है, ये सर्विसेज यहाँ पे टैब कौन सा है राजा, रजिस्ट्रेशन का। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन में न्यू रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन फॉर फाइलिंग क्लैरिफिकेशन, फिर ऑप्शन आता है किसका, पेमेंट का, कि पेमेंट आपको कैसे करना है, यूजर सर्विसेज, एचएसएन कोड क्या होता है, हॉलीडे लिस्ट क्या होती है, ये फिर रिफंड की एप्लीकेशन, फिर ईवे बिल का सिस्टम, ये पूरा का पूरा कौन सा पोर्टल है हमारा, जीएसटी पोर्टल है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब जैसे ही मैं न्यू रजिस्ट्रेशन में गया तो इसने 2 ऑप्शन दिए, एक न्यू रजिस्ट्रेशन और दूसरा क्या, टेम्परेरी रेफरेंस नंबर। ऑलरेडी मैं ये एग्जाम्पल किसी और को भी समझा रहा था, तो मेरे पास टेम्परेरी रेफरेंस नंबर ऑलरेडी अवेलेबल। सर ये क्या होता है टीआरएन नंबर? बेटा जब मैं बेसिक इंफॉर्मेशन पढ़ देता हूं ना, तो एक नंबर जनरेट होता है, कौन सा, टीआरएन नंबर। वो वैलिड होता है 15 दिन के लिए। कितने दिन के लिए वैलिड होता है, 15। ठीक है, जब अपन रजिस्ट्रेशन चैप्टर पढ़ेंगे तो वापस से अपन क्या जनरेट करेंगे, टीआरएन नंबर। अभी मैं पुराना टीआरएन नंबर क्या कर रहा हूं, यूज कर रहा हूं। चलो अच्छा, आप भी अपने घर जाके अपना टीआरएन नंबर जनरेट कर सकते हो, कुछ भी नहीं, आपका आधार और पैन कार्ड होना चाहिए, इसके कोई पैसे नहीं लगते हैं, बस प्रॉपर ऑफिस का एक नोटिस आएगा, उसका जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आज घर जाना, gst.gov, आधार कार्ड डालना, पैन कार्ड डालना, क्या जनरेट हो जाएगा, टीआरएन नंबर, और फिर देखते रहना साइट पे क्या है, बस और कुछ नहीं है इसमें। कोई दिक्कत है तो मेरे से पूछना कि सर कैसे जनरेट करेंगे। पहली बार जीएसटी रजिस्ट्रेशन ऐसे ही करते हैं। ठीक है, तुम सीख जाओगे जीएसटी रजिस्ट्रेशन तो मैं तुमको क्लाइंट लाके दूंगा, ये ले बेटा इसका रजिस्ट्रेशन कर। अरे यार ये जिंदगी ओटीपी में चले गई है, इसका ओटीपी ना उसका ओटीपी। यार हम कोई चोर थोड़ी इतने ओटीपी पूछते हैं लोग। वाओ, एक्शन। ये देखो जैसे ही मैंने एक्शन लिया, ठीक है, अब देखो ये क्या क्या डिटेल पूछता है। ये देखो, ओहो हो क्या पूछ रहा है ये भाई, 1000 करोड़ का पोर्टल है, इन्फोसिस ने बनाया। कितने का, 1000। दिस इज द बेस्ट पोर्टल आई हैव एवर सीन इन द हिस्ट्री। मैंने सब पोर्टल पे काम करा है आर्टिकलशिप में, रेरा का पोर्टल, वैट का पोर्टल, सर्विस टैक्स का पोर्टल, इनकम टैक्स का पोर्टल, सारे पोर्टल थर्ड क्लास हैं। जो इस पोर्टल में दम की बात है, जिसने जीएसटी का जी भी नहीं पढ़ा हो ना, वो भी रजिस्ट्रेशन कर सकता है, क्योंकि पोर्टल ही सब बताता है, कुछ भी नहीं करना। और ये पोर्टल नहीं बोला, ऑप्शन फॉर कंपोजिशन। ये देखो आप यार, क्या पोर्टल है, क्या पोर्ट, ये देखो आप, इसको बोलते हैं पोर्टल, इसको बोलते हैं लॉ को इन्फोसिस ने ड्राफ्ट करा। मजे की बात बता रहा हूं, 12 लाख रुपए की नौकरी कल दिलवाता हूं आपको, मेरे दोस्त करते हैं, उनका काम रहता है इन्फोसिस को कम्युनिकेट करना। इन्फोसिस को जीएसटी का नॉलेज नहीं है, चार्टेड अकाउंटेंट को जीएसटी का नॉलेज है। इसकी एक जॉब रहती है सिस्टम एनालिस्ट की। वो लोग क्या करते हैं कि भाई वो इन्फोसिस को बताते हैं कि पोर्टल में हमको ये डालना है, हमको ये डालना है, बिकॉज वी चार्टेड अकाउंटेंट नो दी लॉ एंड दे इन्फोसिस नो दी कोडिंग। अब देखो ना आप ध्यान से, यहां जान लोगे, आई पे क्लिक करा तो इसने बता दिया क्या, कि फॉलोइंग टैक्स पेयर्स कैन नॉट ऑप्ट फॉर कंपोजिशन। ये लोग कंपोजिशन ऑप्ट नहीं कर सकते हैं। बोलो, अब जैसे ही मैंने यस करा, ये देखो पूछ रहा है वो कि बताओ कंपोजिशन क्या, कौन सा लेना चाहते हो, रिस्ट्रिक्टेड गुड्स आर नॉट अलाउड फॉर अदर देन मैन्युफैक्चर ऑफ सच गुड्स एज में बी नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट। दूसरा क्या बोल रहा है, होटल एंड रेस्टोरेंट। तो ये पूछ रहा है कि सर आप कहां पे हो,
मैन्युफैक्चरर में हो, सप्लायर में हो कि एनी अदर सप्लाई, जैसे ही मैंने टिक कर दिया किस पे, फिर क्या पूछ रहा है, आई हियर बाय डिक्लेयर दैट अफोरसेड कंडीशन शेल अबाइड और रूल फॉर ऑप्टिंग द पे टैक्स अंडर कंपोजिशन लेवी। ठीक है, फिर ये बोलेगा कि रीजन फॉर ऑप्टेनिंग ये सिंपल है और डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑन बिजनेस। ठीक है, बोलो समझ में आया आपको कि राजा पोर्टल कितना शानदार बना है, हर चीज पोर्टल पे ऑलरेडी क्या है, अपलोडेड है। इसने बोला मैन्युफैक्चरर है, सप्लायर है, एनी अदर सप्लायर है, ईच एंड एवरीथिंग इज स्पेसिफाइड इन पोर्टल। ठीक है, तो सर अगर आप नया रजिस्ट्रेशन ले रहे हो तो वहीं पे ऑप्शन आ गया क्या, ऑप्शन फॉर कंपोजिशन। तो क्या नए रजिस्ट्रेशन में तो सर कभी से भी आप कंपोजिशन ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पर अगर आपका पुराना रजिस्ट्रेशन है तो यार आप ले तो सकते हो, पर आपकी कंपोजिशन अगले फाइनेंशियल ईयर से वैलिड हो जाएगी। ठीक है, बोलो समझ में आया। एक बार राजा पोर्टल देख लेते ना तो लगता है क्या बच्चों जैसे, जैसे तुम इतना इनकम टैक्स रिटर्न पढ़ रहे हो, तुमको मैं 4-5 रिटर्न ला के दे दूंगा ना और मैं बोलूंगा कि रिटर्न भरो, हाँ लाओ ना भाई, जैसे मैं बोलूंगा कि रिटर्न भरो तो तुमको लगेगा यार रिटर्न भरना कितना आसान काम है। ठीक है, चलो ठीक है, बोलो बढ़ू आगे। देखो ध्यान से देखो सर, वैलिडिटी कब, वैलिडिटी लैप्स हो जाएगी जैसे ही आपका टर्नओवर 1.5 सीआर 75 लाख या 50 लाख से क्रॉस हो जाएगा, वैसे ही आपकी कंपोजिशन स्कीम क्या हो जाएगी, आउट हो जाएगी। ठीक है सर, कितने दिन के अंदर अंदर आपको इंटीमेशन देना रहता है, तो 7 दिन के अंदर अंदर इंटीमेशन देना पड़ता है। जैसे ही कंपोजिशन से आउट हो गए तो क्या बिल ऑफ सप्लाई बनाना पड़ेगा कि वापस से टैक्स इनवॉइस बनाना पड़ेगा? अब सर आपको टैक्स इनवॉइस बनाना पड़ेगा, क्योंकि अब तो आप कंपोजिशन में नहीं। क्या लगेगा सर, अब टैक्स इनवॉइस लगेगा। ठीक है सर, क्या ये चाय वाले भैया कंपोजिशन ले सकते हैं? हाँ सर ले सकते हैं। कहाँ पे काउंट होंगे, मैन्युफैक्चर में काउंट होंगे, रेस्टोरेंट में कि ट्रेडर में? सर ट्रेडर में ये काउंट होंगे, तो इनको हम एडवाइस देंगे कि कितना पे करना, 1% ऑफ टैक्सेबल टर्नओवर। ठीक है, बोलो बात क्लियर है क्या? तो राजा कितने दिन के अंदर अंदर बताना है, 7 दिन के अंदर अंदर बताना है। एक और चीज, इफेक्टिव डेट ऑफ विड्रॉल। इफेक्टिव डेट कब मानेंगे सर विड्रॉल की? जो आपने बताया इंटीमेशन में वो डेट, पर क्या कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर से वो डेट इफेक्टिव हो सकती है? नहीं सर, इफेक्टिव डेट ऑफ विड्रॉल इज व्हाट, जैसे ही आपने बोल दिया कि हम कंपोजिशन से आउट होने वाले, 7 दिन के अंदर अंदर तो आप बताओगे, पर कंपोजिशन से आउट आप उसी दिन हो जाओगे जिस दिन आपने इंडिकेट करा। पर ऐसा नहीं हो सकता कि बीच में से तुम बोल रहे हो कि भाई मेरे को शुरू से ही क्या लेना है। क्या ये पॉसिबल है क्या? नहीं सर, ये कोई पॉसिबल नहीं है। ठीक है सर, अगर हम विड्रॉ करना चाहें तो कर सकते हैं विड्रॉ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, एप्लीकेशन फाइल कर देना, पर विड्रॉल इज नॉट पॉसिबल प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर। जिस दिन आप बोल दोगे उस दिन से आपका कंपोजिशन क्या हो जाएगा, विड्रॉ हो जाएगा। ठीक है सर, इसमें क्या ध्यान रखना है, बस वो 7 दिन एमसीक्यू पर्पस से ध्यान रखना, और इसमें कुछ ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। और ये वाला पॉइंट इज इंपॉर्टेंट कि सर ये जो कीर्तन जैसे लोग हैं ये कंपोजिशन के लिए एलिजिबल नहीं थे, पर फिर भी इन्होंने क्या लेके रखा है, कंपोजिशन। तो सबसे पहले आता है शो कॉज नोटिस। शो कॉज नोटिस मतलब, शो कॉज नोटिस मतलब, शो कॉज नोटिस मतलब, देखो जब भी इनकम टैक्स या जीएसटी में हम बोले ना शो कॉज नोटिस, उसको इंटरप्रीट ऐसा करा जाता है कि कीर्तन शो द कॉज व्हाई यू आर एलिजिबल फॉर कंपोजिशन। सीधा नहीं पूछते, उल्टा घुमा के पूछते कि कीर्तन आपने लिया है ना कंपोजिशन, ठीक है मान लिया आपने क्या लिया है, कंपोजिशन। डियर कीर्तन काइंडली शो अस द कॉज व्हाई यू आर एलिजिबल फॉर कंपोजिशन। जैसे फॉर सपोज करो इसकी 59 है, पर फिर भी इसने एडमिट कार्ड में एग्जम्पशन क्लेम करके रखी है। इसने बोला देखेंगे ना इंस्टीट्यूट पूछेगा तो ऑप्शन टिक करना रहता है, इसने कर दिया टिक, इसने बोला हो सकता है हो जाए, फिर इसको शो कॉज नोटिस आएगा। शो कॉज नोटिस में इससे पूछेंगे कि डियर टेल अस व्हाई यू आर एलिजिबल फॉर एग्जम्पशन। फिर बेटा तुमको बोलना पड़ेगा अरे अरे मैं तो झूठ बोल रहा था। ठीक है, तो सर प्रॉपर ऑफिसर सबसे पहले क्या देगा, शो कॉज।
हो सकता है ना प्रॉपर ऑफिसर गलत हो और कीर्तन क्या हो, सही हो। तो सबसे पहले आएगा शो कॉज नोटिस। अब वहां पे जवाब देना पड़ेगा। जैसे ही जवाब दोगे या तो वो आपके रिप्लाई को एक्सेप्ट करेगा या तो डिनाई करेगा। सर क्या जैसे ही उसने डिनायल करा क्या वो रेट्रोस्पेक्टिव भी डिनाई कर सकता है? भैया वो तो कौन है, प्रॉपर ऑफिसर। तो प्रॉपर ऑफिसर चाहे तो रेट्रोस्पेक्टिव डेट से भी डिनाई कर सकता है, पर वो रेट्रोस्पेक्टिव डेट जीएसटी जब आया उसके तो बाद ही होगी। लॉजिकल है ना। प्रॉपर ऑफिसर ऐसा थोड़ी बोलेगा कीर्तन 1 जुलाई 2017 से पहले ही डिनाई, तो कीर्तन बोलेगा इधर आ, जीएसटी तुम्हारे पिताजी ने लाया था 1 जुलाई 17 को। तो भाई प्रॉपर ऑफिसर का इफेक्टिव डेट विल ऑलवेज बी आफ्टर द डेट ऑफ जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन। बोलो बात क्लियर है क्या? सर आपको डिटेल देनी पड़ेगी स्टॉक की, क्योंकि अब आप कंपोजिशन से नॉर्मल में आ रहे हो तो आपको क्रेडिट में मिलेगा। सर काय काय की डिटेल, इनपुट्स, फिनिश्ड गुड्स, सेमी फिनिश्ड गुड्स, ये सारी डिटेल कितने दिन के अंदर अंदर? 30 दिन के अंदर अंदर। 30 दिन कहां से? जिस दिन ऑप्शन विड्रॉ हुआ है या जिस दिन से आपका ऑर्डर आया है। जैसे ही अगर कीर्तन तुम्हारे 10 बिजनेस है राजा और एमपी में कंपोजिशन डिनाई कर दिया, इसका मतलब है ऑटोमेटिकली इट इज डीम्ड दैट सारे के सारे बिजनेस में तुमने इंटीमेशन दे दी है और सारे के सारे बिजनेस में तुम कंपोजिशन से आउट हो जाओगे। ऐसा नहीं है कि भाई तुमने एमपी में कोई वायलेशन करा, एक स्कीम महाराष्ट्र में एक यूपी में, तो भाई कंपोजिशन स्कीम इज पैन वाइज। अगर एमपी में शो कॉज नोटिस आया और एमपी में डिनायल है तो इट इज ऑटोमेटिकली डीम्ड कि यहां पे भी डिनायल है और यहां पे भी डिनायल है। अलग अलग जगह पे आपका कोई भी शो कॉज नोटिस नहीं आएगा। हाँ बेटा बोलो। रेट्रोस्पेक्टिव मतलब क्या? जब प्रॉपर ऑफिसर को पता चला, फॉर सपोज करो ये तो जी रहा था अपनी जिंदगी कंपोजिशन, अब प्रॉपर ऑफिसर को पता ही नहीं था, अब उनको पता चला कि भाई ये तो 2 साल से चल रहा है। तो अब पता है क्या होता है उस केस में? 2 साल पहले से नॉर्मल लाइबिलिटी कैलकुलेट होगी, फिर इसने जो कंपोजिशन में पे करा हुआ है वो, फिर माइनस करके टैक्स निकालेंगे, इंटरेस्ट निकालेंगे, पेनल्टी निकालेंगे, और फिर पूरा इसको एक डिमांड का नोटिस आएगा कि कीर्तन सर अब आपको इतना पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोविजंस रहते हैं। बहुत बार प्रैक्टिकल लाइफ में इंसान की हालत खराब हो जाती है। प्रॉपर ऑफिसर ने अगर बोला कि भाई रेट्रोस्पेक्टिव से कैंसिल कर रहे हैं, तो आप समझो ना रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब कि पुराना भी आपको चुकाना पड़ेगा नॉर्मल से। आप तो चुका गया है वो 1% से, आपके ऊपर नॉर्मल रेट लगता है 12%। इसका मतलब 1 का 12, डिफरेंस कितना हो गया? 11। तो क्या सर चुकाना पड़ेगा? हाँ सर चुकाना पड़ेगा। ठीक है, हाँ राजा क्या? हाँ अपील आप कर सकते हो, अपीलेट ट्रिब्यूनल में जाके अपील कर सकते हो। ठीक है, ये सारे जो प्रोविजंस है ना, अपील के, पेनल्टी के, ऑफेंसेस के, असेसमेंट प्रोसीजर के, ये सारा सीए इंटर के कोर्स में नहीं है, सारा सीए फाइनल के कोर्स में डाला गया। ठीक है, क्वेश्चन आपके बहुत लेवल के, क्वेश्चन आप बहुत शानदार पूछ रहे हो कि सर बताओ उसके साथ सही हो रहा है क्या, वो अपील कर सकता है? हाँ सर वो अपील कर सकता है। फिर और भी है सर, अपीलेट ट्रिब्यूनल का ऑर्डर गलत है, हाई कोर्ट जा सकता है। हाँ सर हाई कोर्ट जा सकता है। ये सारी चीजें आप कहाँ पढ़ने वाले हो? फाइनल। ठीक है, बोलो बात क्लियर है क्या राजा? सर कंपोजिशन स्कीम टू बी अडॉप्टेड यूनिफॉर्मली, हमेशा याद रखना जिन जिन के जितने पैन नंबर है उन सब पे या तो नॉर्मल या तो कंपोजिशन। ठीक है, तो सर ये देखो ना यार, अगर किशोरी लाल है, एक ऑफिस दिल्ली में और दोनों ऑफिस इनके दिल्ली में, तो अगर दोनों ऑफिस दिल्ली में तो क्या ऐसा कर सकते हैं कि एक के लिए कंपोजिशन और एक के लिए नॉर्मल? नहीं सर। क्या कंपोजिशन वाला टैक्स कलेक्ट करेगा? भाई शर्म करो, कंपोजिशन कीर्तन ने तो हद ही करी, खुद कंपोजिशन में रजिस्टर्ड है, कस्टमर को चूना ऐसा लगा रहा है कि साहब 10,000 का मोबाइल है, 1800 का जीएसटी, तो कितने हुए? 11,800। गवर्नमेंट को दे रहा है 1%। समझे तुम कीर्तन का गेम? समझे कीर्तन क्या बोल रहा है कि कस्टमर, यार सी फॉर कस्टमर, अरे कस्टमर, ठीक है कस्टमर, ठीक है कस्टमर। अब कस्टमर तो बहुत भोला होता है ना, कस्टमर तो बहुत भोला होता है, उसको बेचारे को क्या मालूम कीर्तन तुम्हारी राजा मोबाइल की शॉप है,
किसकी शॉप है? मोबाइल। तुम कंपोजिशन स्कीम में हो। कौन सी स्कीम में? तुम्हारे पास ये आया, क्या नाम है बेटा तुम्हारा? माधव। माधव और सीधा। कीर्तन बहुत शाणा। कीर्तन 10,000 का मोबाइल, ठीक है। कीर्तन ने बोला है, माधव को समझाया, बोले देखो कीर्तन, कीर्तन ने बोला माधव तुम मेरे यहां से मोबाइल लो, मैं तुम्हें सस्ते में दूंगा। मार्केट में रेट तो ज्यादा है, 12,000 का रेट है, मैं तुम्हें कितने में दूंगा? 10,000, और ऊपर से 18% का क्या? यस। कीर्तन ने बोला देख मेरे नहीं है माधव, ये तो गवर्नमेंट के, ये मेरे थोड़ी है, तो किसके? गवर्नमेंट के। तो यार देख माधव तू गवर्नमेंट की भी मदद कर रहा है। माधव को लगा हाँ हाँ जेन्युइन बात है कि यार मैं तो किसकी मदद कर रहा हूँ? गवर्नमेंट की। इसने माधव ने कीर्तन को कितने दे दिए? पर हमारा कीर्तन किसमें रजिस्टर्ड है? इसको मालूम ही नहीं है कंपोजिशन होता क्या। कीर्तन गवर्नमेंट को कितना दे के आएगा? सर 1% दे के आएगा ना, क्योंकि कंपोजिशन का रेट कितना है? 1%। कितना हो गया? और नेट नेट में कीर्तन ने इसमें भी कितने कमा लिए? और कीर्तन ने बोला हमारी दुकान भी चलती कस्टमर से, है ना यार, हमारी दुकान तो चलती है ऐसे लोगों से। बेटा ऐसा करते हैं क्या लोग? हाँ हाँ करते हैं। अरे यार कस्टमर सी फॉर कस्टमर, सी फॉर कस्टमर, कस्टमर को थोड़ी पता रहता है, वो तो इतना सीधा है। वो तो तुम जीएसटी पढ़ रहे हो ना, तुम जीएसटी पढ़ रहे हो, अब तुमको मालूम पड़ा। तो अब जब जब तुम रेस्टोरेंट में जाओगे पहले देखोगे भाई कंपोजिशन का नंबर है या नहीं है। सर पता कैसे चलता है राजा? वो जीएसटी की साइट रहती है ना, वहां पे एक ऑप्शन रहता है सर्च द जीएसटी नंबर। जैसे ही उस पर सर्च पे क्लिक करोगे तो मालूम पड़ जाएगा कि कंपोजिशन है कि नॉर्मल। अब जैसे तुमको मालूम पड़ा अरे ये तो कंपोजिशन है, इसने तो बिल में जीएसटी चार्ज करा है, बोलेगा इधर आओ, आपने क्या करा है? बिल में क्या चार्ज करा है? जीएसटी चार्ज करा है। आप तो किसमें हो? कंपोजिशन। फिर बोलेगा आपको कैसे मालूम? फिर तुम बोलना कि मैं सीए साहिल बगाई के चैनल को अरे ऐसे तो वीडियो बनते ना यार, ऐसे ही बनते कि नहीं बनते? ठीक है, बोलो बात समझ में आई क्या? ठीक है, तो राजा कीर्तन ऐसे सीधे लोगों को ऐसे परेशान नहीं, क्योंकि कंपोजिशन वाला टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता है, ठीक है। तो अगर आपने टैक्स कलेक्ट करा तो सर दिक्कत हो जाएगी। हाँ सर दिक्कत हो जाएगी, प्रॉपर ऑफिसर को मालूम पड़ा तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देंगे, ठीक है। सर क्या तुम आईटीसी ले सकते हो? ना आईटीसी लेना और ना ही आईटीसी देना। इसलिए प्रवीण खातोर सर तुमको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे कॉस्ट में। कॉस्ट में वो आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे, तो मेरी नाक मत कटाना। वो आपको बोलेंगे राजा एक कॉस्ट है हमारी 10,000, ठीक है, हमने सामने वाले से कुछ गुड्स खरीदा, कितने का? 10,000। अब सर सामने वाला जो था वो कंपोजिशन में कितना पे कर रहा है? 1%। तो सर कंपोजिशन में आप तो क्रेडिट ले नहीं सकते हो, तो क्योंकि आप क्रेडिट नहीं ले सकते हो तो ये भी किसका पार्ट बनता है? कॉस्ट का पार्ट बनता है, ठीक है। मतलब हमेशा याद रखना, अगर मैं किसी से परचेस कर रहा हूं, मैंने परचेस करा 10,000, ऊपर से 1,800 रुपए का जीएसटी, टोटल कितना? पर मेरी कॉस्ट 11,800 नहीं है, मेरी कॉस्ट कितनी है? 10,000, क्योंकि मैं 1,800 का क्या लूंगा? क्रेडिट। पर सामने वाले ने बोला कि सर हम तो आपसे 10,100 रुपए चार्ज कर रहे हैं, हमारा नॉर्मली क्या है 10,100, हम कंपोजिशन में तो हम आपसे कोई जीएसटी वीएसटी चार्ज नहीं करेंगे, क्योंकि नॉर्मल कस्टमर बोल के चार्ज नहीं करता है, वो भी शाना है, वो किस में जोड़ देता है। क्योंकि आपने कभी डाउट पूछा कि सर एक बात बताओ, कोई सप्लायर पागल है क्या? टैक्स चार्ज नहीं करेगा और सरकार को 1% देगा, तो तुम्हें क्या लगता है जरूरी थोड़ी है जीएसटी के नाम पे चार्ज करो, प्राइस बढ़ा दो। अरे यार रेस्टोरेंट वाला पनीर टिक्का 250 में बेच रहा है, अब 1% ज्यादा करके बोलेगा साहब महंगाई कितनी है? महंगाई नहीं है, वो कंपोजिशन के टैक्स वसूल करने का तरीका है, पर ये आपको पता है। अच्छा आप उसको कुछ बोल भी नहीं सकते हो, उसने आपसे चार्ज थोड़ी करा, उसने बोला साहब डिश ही इतनी महंगी है, और ऐसा कोई रूल है क्या जो डिश के प्राइस को रेगुलेट करे? नहीं सर। तो जो कंपोजिशन से खरीद रहे हैं वहां पे कॉस्ट कितनी मानी जाएगी? 10,100, क्योंकि कंपोजिशन में आपको क्रेडिट व्रेडिट नहीं मिलता है, इसलिए वो जो जीएसटी है वो भी आपके कॉस्ट का टोटल बनेगा। आई बात समझ में? और सर लास्ट पॉइंट है हमारा इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी। तो अगर टैक्स पेयर ने कंपोजिशन लेके रखा है ऑल्दो वो एलिजिबल नहीं था, तो सर सेक्शन 73 और 74 का नोटिस आएगा। 73 इज
केसेस वेयर फ्रॉड इज नॉट इन्वॉल्व और 74 इज केसेस वेयर फ्रॉड इज इन्वॉल्व। ठीक है, तो 73 74 का नोटिस आएगा और वहां पे पीनल प्रोविजंस भी लग जाएंगे। ठीक है, इसी के साथ हमारा वॉल्यूम 1 का आखिरी वाला चैप्टर भी खत्म होता है। सर वो हमारा एक इंट्रोडक्शन का चैप्टर छूटा हुआ है, वो मुझे मालूम है इंट्रोडक्शन का चैप्टर छूटा हुआ है, वो बिल्कुल आखिरी में पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, क्योंकि उसका वेटेज होता है कितने मार्क्स का, 1 मार्क्स का, और वो 1 मार्क्स में भी इंस्टीट्यूट कभी कभी पूछता है और 2-3 अटेम्प्ट से उन्होंने पूछा भी नहीं है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अब है ना 2 मिनट मेरी बात सुनो। देखो मैंने आपकी जवाबदारी ली है जीएससी की, तो यार आपको भी थोड़ी बहुत बातें मेरी माननी पड़ेगी। ठीक है, बातें मानोगे ना तो आपका भला होगा। ठीक है, ऐसा मैं बोल रहा हूं क्योंकि मुझे मेरे पे भी भरोसा है और आप पे भी भरोसा है। ठीक है, प्लीज आप कुछ कुछ, मैं आपको कल संडे का होमवर्क दे रहा हूं, कुछ कुछ है ना, सप्लाई प्लस वैल्यू ऑफ सप्लाई, कंपोजिशन, इसका कुछ नहीं करना, तुमको रिवीजन लेक्चर ही देख रहा है। ठीक है, कुछ भी मत करो, रिवीजन। डबल स्पीड, हाँ डबल स्पीड उससे ज्यादा बढ़ नहीं सकती है। मैंने प्लेलिस्ट की आपको लिंक शेयर कर दी है। ठीक है, इतनी भी मेहनत नहीं करनी, बस प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में आपको सारे के सारे लेक्चर्स ऑलरेडी अवेलेबल हो जाएंगे। इससे अच्छा रिवीजन लेक्चर और किसी का है भी नहीं। ठीक है, इतना भी अपन बोल सकते हैं। क्या हो गया, 2-5 मिनट तो रुक जाओ, हाँ 10 मिनट। ठीक है, तो वो इम्प्लाइड है, इम्प्लाइड है, इम्प्लाइड। बोलो 5 मिनट में छोड़ रहा हूं। चलो सुनो यार, सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई का क्या देख लेना, रिवीजन लेक्चर। ठीक है, और अगले 7 दिन के अंदर अंदर जितने चैप्टर हमारे हो गए, करेंगे टेस्ट। अभी जितने चैप्टर हो गए, मुझे आप ऐसा एक व्हाट्सएप पे इंडिविजुअली पर्सनल मैसेज डेट लिख के दोगे। ठीक है, क्योंकि मैंने ये चीज नोटिस करी है, अनलेस एंड अनटिल यू गिव अ कमिटमेंट तब तक आप फॉलो नहीं करते हो। तो ये मैंने पिछली बैच से ही शुरू करा है। आपको एक कमिटमेंट देना पड़ेगा मेरे को पर्सनल व्हाट्सएप पे लिख के कि सर जितने चैप्टर हो गए हैं वो हम थॉरो कर लेंगे विथ रिवीजन ये तारीख तक। ठीक है, जैसे फॉर सपोज करो आपने बोला कि सर ये सारे चैप्टर मैं 30 अप्रैल तक कर दूं। ठीक है, क्योंकि बेटा मैं 30 अप्रैल को फिर हाई का मैसेज भी भेजूंगा ना, मैडम टारगेट डन और नॉट, क्योंकि जब तक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लोगे तब तक कुछ होने वाला नहीं। किसी ने ऐसा मैसेज लिखा सर एग्जाम के पहले पहले कर दूंगा, फिर बेटा जो उसको सजा मिलेगी ना कल, तारीख इंपॉर्टेंट। सर आपको जो तारीख देने दो, सर मैं 15 मई तक कर दूंगा, 15 जून, क्योंकि 15 जून को हाई जरूर रहेगा, हाई टारगेट कंप्लीटेड और नॉट। फिर उसके बाद शर्म से मत बोलना कि सर मैंने तो टारगेट कंप्लीट नहीं करा। कमिटमेंट दे रहे हो तो फिर ऐसा कमिटमेंट लेना, हाँ सर हम करेंगे, वरना फिर तो क्या ही कमिटमेंट, बोलने वाले तो सब बोल देते। ठीक है, तो भाई तारीख लिख के देनी कि सर ये सारे जो चैप्टर्स हो गए ये इस तारीख तक कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, पक्का। हाँ जो भी आपका एक थॉरो हो जाना चाहिए कि हाँ अपने को ये आ गया। ठीक है, और न्यूमेरिकल्स किस चैप्टर में है, तो सारे चैप्टर्स में न्यूमेरिकल्स, एग्जम्पशन, सप्लाई चैप्टर में ज्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं है, सप्लाई चैप्टर में वो कंपोजिट और मिक्स सप्लाई। ठीक है, और ये एग्जम्पशन, कंपोजिशन, मिक्स, वैल्यू ऑफ सप्लाई। देखो जीएसटी का जो पेपर आता है वो थ्योरी कम प्रैक्टिकल आता है। थ्योरी कम प्रैक्टिकल मतलब ये जो सारे टॉपिक है ना, कंपोजिशन हो गया ये सब प्रैक्टिकल, वैल्यू ऑफ सप्लाई सब प्रैक्टिकल। कुछ कुछ आगे टॉपिक्स आएंगे, रजिस्ट्रेशन का टॉपिक आएगा, फिर सर आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट में कुछ कुछ सेक्शंस आएंगे जहां मैं आपको स्पेसिफिकली बताऊंगा कि ये कौन से टॉपिक के लिए इंपॉर्टेंट है, थ्योरी। ठीक है, बोलो बात क्लियर है क्या? चलो आज के लिए बस इतना ही, मिलता है